एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा IQ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि हमारे देश का राष्ट्रपति होता कौन है, उससे उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वो कैसे चुना जाता है, उसको हम कैसे हटा सकते हैं उसकी पोजीशन से। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली एजुकेशनल वीडियोज़ का आप फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति होता कौन है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान व देश का प्रथम नागरिक होता है। अर्थात जो हमारा देश का राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अर्थात जितनी जो हमारी कार्यपालिका होती है, जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है, तो उसका जो प्रमुख होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। और जो तीनों सेनाएं होती हैं उसका प्रमुख भी हमारा राष्ट्रपति ही होता है। जितने भी कानून बनते हैं उस पर आखिरी मोहर भी हमारे राष्ट्रपति की लगती है, तभी वो कानून बन पाते हैं। और जितने भी समझौते या संधियाँ होती हैं दूसरे देशों के साथ, तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश का संवैधानिक प्रधान होता है और हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। अब बात करते हैं किसी भी राष्ट्रपति को अगर किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना हो तो उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होना चाहिए उसको भारतीय नागरिक होना चाहिए। मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, कि चुनाव के समय किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो चुनाव के समय किसी भी प्रकार के कोई लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा, चुनाव के लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य नहीं चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है कोई व्यक्ति तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। तो ये कुछ होती हैं योग्यताएं जो भारत के राष्ट्रपति में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है हमारे देश में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अनुच्छेद 54 में दी गई है हमारे संविधान में, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल होगा जो हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आम जनता वोट नहीं देती है, बल्कि आम जनता द्वारा जो चुने गए व्यक्ति होते हैं, जो संसद में होते हैं, जो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं में होते हैं, उनके द्वारा हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जिसमें कि जो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल है वो राज्यसभा, विधानसभा प्लस लोकसभा प्लस विधानसभा से मिलकर बनता है। जिसमें कि विधानसभा में सभी राज्यों की विधानसभाएं प्लस जो दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडिचेरी, उनको भी नवीनतम व्यवस्था के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया गया है। तो ये सब मिलकर एक निर्वाचन मंडल बनाते हैं जो हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। दूसरा, राष्ट्रपति, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली होती है वो किस प्रकार होती है, कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो जो इसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 55 में दिया गया कि निर्वाचन प्रणाली कौन सी होती है। तो जो हमारे राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन प्रणाली होती है वो होती है एकल संकर मत पद्धति। इसमें कहा गया एकल संकर मत पद्धति क्या होती है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिससे कि वोटिंग होती है राष्ट्रपति के लिए। तो ये प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली जब वोट देने जाते हैं लोकसभा विधानसभाओं में, तो हम क्या करते हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव में, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली किसी एक ऑप्शन को पिक करते हैं। पर इसमें एक ऑप्शन को पिक नहीं किया जाता बल्कि तीनों ऑप्शंस को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल समझा रखा है, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल ले रखे हैं 1 2 3 और XYZ को। तो इसमें मैंने तीनों जो ऑप्शंस हैं उनको प्रायोरिटी दी है। मैंने 1 पे X को रखा, 2 पे Y को रखा, 3 पे Z को रखा है। तो इसी प्रकार से सब व्यक्ति अपनी प्रायोरिटी देते हैं और जो व्यक्ति प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा बार आता है वो एज ए प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो जाता है। और एक ही व्यक्ति जितनी बार भी चाहे राष्ट्रपति बन सकता है हमारे देश में, जो हमारे कुछ राष्ट्रपति बने भी हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर वह उसके बाद भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, जो अनुच्छेद 56 में दिया गया है।
जब नॉर्मली क्या होता है कि जब चुनाव कार्यकाल ख़त्म होने वाला है तो उससे कुछ समय पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं, पर कुछ कंडीशंस ऐसी जो ऐसी होती हैं जब चुनाव नहीं हो पाते, तो उस समय राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। शपथ, जो शपथ होती है हमारे राष्ट्रपति की, वो कौन दिलाता है? तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति है उसको शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेनी पड़ती है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके सामने हमारे देश के राष्ट्रपति को क्या लेनी पड़ती है? शपथ लेनी पड़ती है अपने पद को संभालने के लिए। और अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उस न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, उसके सामने हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति अपने देश में अपनी सेवा दे रहा है तो उसके बदले उसको कुछ वेतन या भत्ते मिलते हैं, तो राष्ट्रपति को भी इसी तरीके से कुछ वेतन व भत्ते मिलते हैं। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो होता है मासिक वेतन। जो राष्ट्रपति का होता है वो 5 लाख रुपये प्रति माह होता है और वेतन आयकर से मुक्त होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई आयकर नहीं लगता और निःशुल्क निवास स्थान मिलता है हमारे राष्ट्रपति को। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभार राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पहले भी पद छोड़ना पड़ता है, तो वो कुछ कंडीशंस क्या होती हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली जो कंडीशन होती है वो तो त्यागपत्र द्वारा, कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो सेवा देने योग्य नहीं है तो उस समय वो क्या करता है? त्यागपत्र दे देता है। तो त्यागपत्र वो किसको देगा अपना राष्ट्रपति? वो त्यागपत्र देगा अपने उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा और लोकसभा अध्यक्ष उसकी सूचना आगे संसद में देगा कि हमारे राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है महाभियोग। जो महाभियोग है उसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 में दिया गया है। जो आर्टिकल 61 है वो कहता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति पर संसद के दोनों सदन, कोई सा भी सदन चाहे तो महाभियोग लगा सकता है। और महाभियोग का आधार है वो एक ही है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61(1) सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि संविधान का अतिक्रमण अगर राष्ट्रपति द्वारा होता है तो हमारे देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? तो महाभियोग की प्रक्रिया सिंपल, जैसे संसद में 2 सदन होते हैं हमारे पास, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया वो किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। मान के चलिए लोकसभा से जो है वो प्रक्रिया जो हमारी महाभियोग की वो शुरू होती है। तो वो प्रक्रिया जब शुरू होगी तो उससे पहले 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी राष्ट्रपति को कि आप जो सदन है वो आप पर महाभियोग लगाने वाला है। उस सूचना पर चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। चौथाई सदस्य, जिस भी सदन द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया महाभियोग का, तो उसके सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर 14 दिन बाद वो प्रस्ताव सदन में जाएगा, वहाँ पर पास होगा 2/3 बहुमत द्वारा। अगर वो सदन में पास हो जाता है तो वो अगले सदन में भेजा जाएगा। अगले सदन में जो सदन होगा, दूसरा सदन, वो उस आरोप की जांच करेगा या करवाएगा कि जो आरोप लगाए गए हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की वजह से महाभियोग लगाए हैं जिसके कारण, तो उन आरोपों या उन कारणों की जांच करेगा। उसके बाद अगर वो जांच सिद्ध हो जाती है या पूरी हो जाती है तो 2/3 बहुमत द्वारा वो पारित हो जाएगा दूसरे सदन पे भी, और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हमारे देश के राष्ट्रपति को उसी समय से अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे देश के राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान द्वारा कि वो उन अधिकारों का प्रयोग करके हमारे देश के संचालन में मदद कर सकता है। तो बात करते हैं, जो पहला अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का, वो होता है नियुक्ति का अधिकार, कि भारत का राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति कर सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे भारत के, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। वित्त आयोग के सदस्य हो, भाषा आयोग के सदस्य हो, इन सब की नियुक्ति जो हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भी कुछ नियुक्तियाँ होती हैं जो इम्पोर्टेंट है नियुक्तियाँ, वो हमने डिस्कस कर लिए। इसी तरीके से भारत के राष्ट्रपति का दूसरा अधिकार होता है, वो होता है संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 331 में दिया गया है, जिसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो
14 सदस्यों की नियुक्ति हमारे संसद में मनोनयन कर सकता है। जो दो, जैसे अब बात करते हैं वो कौन कौन से लोग होते हैं, तो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कर सकता है। अगर उसे लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय लोगों का जो है जो क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व कम है, तो उस स्थिति में वो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। और 12 सदस्य कला, विज्ञान, संस्कृति, पत्रकारिता, साहित्य में सामाजिक कार्य में अनुभव व दक्षता रखने वालों को भी मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। इस प्रकार से कुल 14 सदस्य हैं जो वो संसद में नियुक्त कर सकता है हमारे देश का राष्ट्रपति। इसी तरीके से भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं। आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं, जो 3 अनुच्छेद द्वारा हमारे देश के राष्ट्रपति को दी गई हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, मतलब अनुच्छेद 352, 356 और 360 द्वारा हमारे देश के राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है। और वो आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कब करेगा हमारा राष्ट्रपति, तो जब 352 के अंतर्गत कहा गया है कि बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध के कारण अगर हमारे देश में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उस वजह से हमारे देश का राष्ट्रपति पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और हमारे देश में ये 3 बार लगा भी है, 1971 में भारत पाक युद्ध में, 1962 भारत चीन युद्ध में, और 1975 में हमारे देश में ये आंतरिक अशांति के कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अब बात करते 356 की। 356 जो अनुच्छेद है उसमें क्या है कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस समय पर राज्य में आपातकालीन घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति अगर चाहे तो। और अनुच्छेद 360 में क्या गया कि वित्तीय आपातकाल के बारे में, अगर हमारे देश में कभी वित्तीय आपातकाल उत्पन्न हो जाए तो उस समय हमारे देश में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इसी प्रकार से हमारे देश के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्रदान है। क्षमादान की शक्ति, अगर वो चाहे तो किसी भी आरोपी की सज़ा माफ़ कर सकता है, जिसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 72 में दिया गया। आर्टिकल 72 में कहा गया है कि हमारे देश का राष्ट्रपति जो है कुछ लोगों की सज़ा माफ़ कर सकता है। अब सज़ा माफ़ करने के 4 तरीके हैं हमारे राष्ट्रपति के पास। पहला है प्रविलंबन, दूसरा है क्षमा, तीसरा है लघुकरण और चौथा है परिहार। तो प्रविलंबन में क्या होता है कि दंड पर रोक लगा दी जाती है ताकि जो अपराधी है वो क्षमा याचना पेश कर सके। क्षमा में क्या है, दंड व सज़ा बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है। क्षमा में क्या होता है कि जो आरोपी है उसकी सज़ा बिल्कुल माफ़ कर दी जाती है। लघुकरण में क्या होता है, सज़ा की अवधि छोटी कर दी जाती है। जो आरोपी होता है उसकी सज़ा की अवधि छोटी कर दी जाती है। जैसे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति की सज़ा 7 साल फांसी की या 13 साल 15 साल फांसी की थी, तो उसे कम कर करके 5 साल फांसी कर दी जाती है, पर दंड में चेंज नहीं किया जाता। इसी तरीके से परिहार भी है। परिहार में क्या होता है कि दंड में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, अवधि कम कर दी जाती है। तो ये कुछ प्रकार है हमारे राष्ट्रपति के पास किसी भी आरोपी की जो सज़ा है उसको क्षमा करने के। इसी तरीके से हमारे देश के जो राष्ट्रपति उसके पास कुछ विधायी शक्तियाँ भी हैं। पहली कि भारत का कोई भी जो संसद से कोई भी कानून पास होगा वो राष्ट्रपति की अंतिम मोहर के बाद ही कानून बनेगा। संसद के सत्र को आहूत करने की शक्ति भी हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। इसी तरीके से कुछ क्या कहते हैं विधेयक होते हैं जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। जैसे कि धन विधेयक हो गया, उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। अगर कोई नए राज्य को निर्माण है, राज्य के नाम में परिवर्तन है, वर्तमान राज्य के क्षेत्र या सीमाओं परिवर्तन संबंधी विधेयक है, तो उस समय भी हमारे देश के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है उस विधेयक को। संचित निधि में से अगर कोई व्यय करने का कोई व्यय करना है तो उसके लिए भी जो विधेयक हो उसमें भी जो क्या कहते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति की जो क्या कहते हैं सहमति आवश्यक होती है। ऐसे कराधान जिसमें राज्य हित जुड़े होते हैं उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। तो ये कुछ प्रकार होते हैं हमारे देश की राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के।